Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम चैप्टर 9 मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड को शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 8 एंड चैप्टर 7 को कवर किया था, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में जाना था। उसके बाद हमने इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में सीखा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में सीखा। तो बहुत सारे कंसेप्ट हमने क्लियर करे थे। अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसे उन प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पे या प्लेलिस्ट पे जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 में हमने इक्विलिब्रियम लेवल को देखा था कि कहाँ कहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हो सकता है इकोनॉमी में। आइए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इक्विलिब्रियम लेवल वाला टॉपिक हमने कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि कीन्स के हिसाब से 3 सिचुएशंस में इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। फर्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सेकंड इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट में हम देखते थे कि क्या कहते हैं, एडी इक्वल टू एएस जहां पर होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट में हमने देखा था कि जो एडी कर्व है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है और उसके बाद जहां पर वो इक्विलिब्रियम होता है तो उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वैसे उसके बाद हमने ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट को सीखा था, जिसमें एडी जो होता है वो अपवर्ड शिफ्ट करती है, नई एडी बनती है और उस पोजीशन में जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव होता है उसे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इन दो कंसेप्ट से मिला के हमारा एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड बना है। चलिए आज से शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी, कोरोस्पॉन्डिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। देखिए, जहां इकोनॉमी में जब वो सिचुएशन अराइज हो जहां पर एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, उस सिचुएशन को आप बोलेंगे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। और ये कब दिखेगी? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद देखने को आपको मिलेगी। देखिए, ये हमारा एएस कर्व है, ओके, एंड ये हमारा एडी कर्व है। ये आपस में जहां पर इंटरसेक्ट करती है इसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये एडी कर्व शिफ्ट कर गई, अपवर्ड शिफ्ट हो गया, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया। बहुत सारे रीजन से एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो सकता है, अभी हम उन रीजन को भी डिस्कस करेंगे। सपोज एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया, तो अब ज्यादा होने के कारण क्या होगा, अब नई एग्रीगेट डिमांड की कर्व बनेगी। ओके, तो आपने देखा पुरानी एडी कर्व ये है, अब नई एडी कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई। इसके कारण क्या आता है, ये दोनों एडी के बीच में गैप आ जाता है। ऐसे गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ओके, तो जब भी एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आता है, तो जब भी एडी के बीच में गैप आएगा, ऐसे गैप को हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। आई होप आपको एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। क्या कह रही है? ये वो सिचुएशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या है? मोर है एग्रीगेट सप्लाई से। ओके, कोरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो देख सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद ऐसा होने देखने को आपको मिला है। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। देखिए, एक्सेस डिमांड होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने चैप्टर 7 में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को सीखा था। क्या क्या कंपोनेंट होते थे एग्रीगेट डिमांड के? पहला होता था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा हमारा होता था नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके लिखते थे। ओके, अब देखिए, अगर इसमें से कोई भी कंपोनेंट इंक्रीज हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। सपोज कंजम्पशन बढ़ गया पुराने उसके हिसाब से, तो पूरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। सपोज इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है। सपोज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है। वैसे ही अगर ये एक्सपोर्ट बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है। और इंपोर्ट अगर कम हो गया, देखिए क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस में अगर कोई चीज कम होती है तो वही पॉजिटिव हमारा इफेक्ट देखने को मिलती है। तो अगर इंपोर्ट कम हो गया तो भी एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। तो इन कारणों से एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आइए उन्हीं को रीजन को हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कंजम्पशन, अगर लोगों ने अपना कंजम्पशन बढ़ा दिया, ओके, तो आपने देखे एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हमने स्टडी करे थे। अगर ये कंपोनेंट बढ़ गया तो ये कंपोनेंट बढ़ने से पूरा एडी का जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी बढ़ जाएगा। तो राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फर्स्ट रीजन है हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का। दूसरा है रिडक्शन इन टैक्सेस। देखिए, टैक्सेस का अगर रिडक्शन होगा तो उससे भी कंजम्पशन आपकी बढ़ जाएगी। ओके, सपोज करते हैं आपके पास इनकम आ रही है 10,000 रुपीज की, इसमें आपको टैक्स भी देना है। सपोज आप 5,000 रुपए टैक्स ही देते हैं तो आपके पास जो बचेगी डिस्पोजेबल इनकम वो 5,000 बचेगी खर्च करने के लिए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि आपके पास 10,000 की इनकम है, लेकिन अब आपको टैक्स खाली कितना देना पड़ रहा है?
2000 रुपीज, तो आपके अब जो आपके पास इनकम लेफ्ट होगी वो रहेगी 8000। तो 8000 का आप क्या कर सकते हैं, आप कंजम्पशन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जब हमारा रिडक्शन होता है टैक्स में तो हमारे पास कंजम्पशन करने के लिए अमाउंट ज्यादा बचता है, तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा। तो ओके, तो रिडक्शन इन टैक्सेस के कारण भी क्या होगा, एक्सेस डिमांड हो सकता है। उसके बाद है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये रहा गवर्नमेंट, अगर ये भी बढ़ गया तो इससे भी क्या होगा, एक्सेस डिमांड बढ़ जाएगा। वैसे ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट भी अगर इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ेगा। वैसे ये फॉल इन इम्पोर्ट, इंपोर्ट में अगर फॉल आएगा, अभी मैंने बताया आपको यहाँ पर इंपोर्ट में अगर फॉल आएगा तो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव चीज में जब भी नेगेटिव आती है, नेगेटिविटी आती है, तो वो पॉजिटिव बिहेवियर को शो करते हैं। आपने सीखा है ना बचपन में माइनस माइनस प्लस वाली बातें। ओके, तो नेगेटिव चीज में जब भी नेगेटिव आएगा तभी वो पॉजिटिव कहलाई जाएगी। तो इंपोर्ट क्योंकि नेगेटिव होता है, इंपोर्ट के साथ नेगेटिव साइन होता है, तो इंपोर्ट जब फॉल करेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। वैसे एक्सपोर्ट क्योंकि तो पॉजिटिव है, ये जब बढ़ेगा तभी एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज करता है, इंपोर्ट अगर डिक्रीज करता है, तो एग्रीगेट डिमांड हमारा एक्सेस होगा। लास्ट है 7th पॉइंट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखिए स्टूडेंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, एक्सेस डिमांड जब भी बढ़ता है तो उससे क्या होता है, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है। जब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। तो उसी मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट करती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। ओके, प्रिंट करेंसी को ज्यादा प्रिंट करने लग जाती है, जो नोट्स होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रिंट करने लग जाते हैं ताकि लोगों तक पैसा पहुंचे, मनी सप्लाई करें। तो इसी उसको बोलते हैं हम डेफिसिट फाइनेंसिंग। ओके, तो एक्सेस डिमांड जो भी है उसमें क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और एक किस कारण बढ़ी होगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण बढ़ी होगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दी होगी, गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा दी होगी। अब मार्केट में जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा और लोग ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर फर्म्स के पास पैसा आया तो इन्वेस्ट करेगी, लोगों के पास पैसा आया तो वो कंज्यूम करेगी, तो इससे भी एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ जाएगा। तो ये 7 रीजंस थे, रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। आइए देखते हैं, जब भी एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में होगा तो इससे इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आउटपुट लेवल में, एम्प्लॉयमेंट लेवल में और जनरल प्राइस लेवल में। देखिए आउटपुट लेवल में तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर एक डायग्राम जो बनाया है, इसमें आउटपुट आपका देखिए, पहले आउटपुट क्या था, इक्विलिब्रियम यहाँ पर अचीव हो रहा था, अब आउटपुट ऊपर की तरफ चला गया है, एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो अब जो ई है वो एफ हो गया आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, आउटपुट अभी का वही है, यहाँ पर आउटपुट है, ई में भी वही आउटपुट है, एफ में भी वही आउटपुट है पॉइंट में। वैसे अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो ये जो एक्स एक्सिस है हमारा, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों को शो कर रहा है। इनकम भी कांस्टेंट है एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के साथ, आउटपुट भी कांस्टेंट है और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन अगर मैं प्राइस लेवल की बात करूं तो इट लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल। अब देखिए मार्क, आपने पिछले साल 11th में सीखा होगा डिमांड में कि प्राइस और डिमांड का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, या फिर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगा तो। आप जल्दी से बताइए, आप कमेंट करिए जल्दी। तो इफेक्ट इन जनरल प्राइस लेवल, इट लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल। अब देखिए डिमांड बढ़ गई तो मार्केट में क्या होता है, लोगों को अब जो हमारे जो सप्लायर होते हैं उनको भी अपने प्राइस को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है नहीं बढ़ाएंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते चले जाएंगे और हमारे रिसोर्स तो क्या लिमिटेड है। अब इतने लिमिटेड रिसोर्स है, लोगों की अनलिमिटेड डिमांड को तो हम फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे ना, तो हमें प्राइस को भी बढ़ाना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में। तो यहाँ पर वो इनवर्स रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा आपको जो आप सोच रहे होंगे। तो इट लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। अब डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी तो जो गवर्नमेंट होती है या फिर जो सप्लायर होते हैं उन्हें भी अपने प्राइस लेवल को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे एक्सेस डिमांड के। तो ये जो जनरल प्राइस लेवल की हम बातें कर रहे हैं ना, इसको हम इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। जो आपको एक गैप दिख रहा है यही इन्फ्लेशनरी गैप है। तो क्योंकि डिमांड बढ़ती है, जब भी डिमांड बढ़ती है आपको याद रखना है, जब भी डिमांड बढ़ जाएगी तो इससे इन्फ्लेशन अराइज हो जाएगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यही गैप हमारा इन्फ्लेशनरी गैप शो करेगी। आइए अब सीखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेस डिमांड का अपोजिट, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। क्या होता है डेफिशिएंट डिमांड? ये वो सिचुएशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, लेस है, कम है एग्रीगेट सप्लाई से, कोरोस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो अब देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जहां हुआ था इकोनॉमी का,
उसके नीचे की अगर हम सिचुएशन देखें तो वो एग्रीगेट हमारे डेफिशिएंट डिमांड को शो करेगी। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो अपनी पुरानी वाली एग्रीगेट डिमांड से कम हो जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारा एएस कर्व है, ये हमारा एडी कर्व है, ये यहाँ पर मीट कर रहे थे, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का लेवल था। लेकिन मार्केट्स में कुछ कारणों से क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई बिलो। ओके, तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड नीचे की तरफ शिफ्ट हुई, तो यहाँ पर जो एक गैप अराइज हो गया, इस गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप भी कहेंगे। ओके, तो ये जो ईजी है, ईजी का जो एक गैप है वो डिफ्लेशनरी गैप के नाम से जाना जाएगा। तो डेफिसिट डिमांड क्या होता है, वो सिचुएशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड लेस हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से। एक्सेस डिमांड क्या था, जहां पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी एग्रीगेट सप्लाई से। यहां पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड लेस है एग्रीगेट सप्लाई से। ओके, आइए देखते हैं इसके क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस। देखिए जैसे हमने इसके रीजंस देखे थे, वैसे ही इसके जो रीजन होंगे वो इसके अपोजिट हो जाएंगे एक तरीके से। देखिए अगर एग्रीगेट डिमांड आपको कम करना है तो इसके कंपोनेंट्स में अगर कोई भी कंपोनेंट जो है आपका वो कम हो गया तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप कम होगा। सपोज मैं कंजम्पशन कम कर दूं तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। सपोज मैं इन्वेस्टमेंट कम कर दूं तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। सपोज मैं इसमें से जी को कम कर दूं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दूं तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट को कम कर दूं तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन इंपोर्ट में क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए अगर आपको फिर से नेगेटिव जाना है तो आपको इसके लिए पॉजिटिव करना पड़ेगा। लेकिन इंपोर्ट को अगर आप बढ़ा दो तो आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही कंपोनेंट्स हैं, यही रीजन है जिससे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कम हो जाता है। आइए इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज डिक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर लोगों ने कंजम्पशन करना क्या कर दिया, कम कर दिया, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड के नाम से जानी जाएगी। ओके, वैसे ये इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्स रेट अगर बढ़ गया, वैसे ही देखिए ऊपर सिचुएशन में हमने देखा था 10,000 इनकम थी, 5,000 अगर मैं टैक्स दे रहा हूं तो मेरे पास इनकम कितनी लेफ्ट हो रही है, 5,000। ओके, वैसे ही सपोज करते हैं 10,000 इनकम थी, लेकिन अब टैक्स रेट और बढ़ गया, 8,000 टैक्स हो गया, तो अब कितनी इनकम बच रही है मेरे पास खर्च करने के लिए, 2,000। तो टैक्स रेट बढ़ने से क्या होता है, कंजम्पशन हम कम कर पाएंगे ना, कम पैसा ही कम बचेगा हमारे पास। तो टैक्स रेट बढ़ने से भी क्या हो जाएगा, एडी कम हो जाएगा, मतलब डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन आ जाएगा। वैसे ही है डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर डिक्रीज हो गया तो भी क्या होगा, हमारा डेफिशिएंट डिमांड। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का भी फॉल आ गया तो भी हमारा डेफिशिएंट डिमांड होगा। राइज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट अगर बढ़ गया तो भी एग्रीगेट डिमांड कम चला जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड के नाम से जाना जाएगा। वैसे ही है फॉल इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट अगर फॉल कर गया तो वो भी एडी को कम कर देगा, मतलब डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा। देखा आपने, इसका डायग्राम आपने देख लिया होगा। डायग्राम में एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, हमारा इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस हमारा एग्रीगेट डिमांड को शो कर रहा है। ओके, आइए देखते हैं इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा डेफिशिएंट डिमांड से इकोनॉमी में। आउटपुट में क्या इंपैक्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट में और प्राइस लेवल में। देखिए आउटपुट में क्या इंपैक्ट होगा, ध्यान से देखिए, इंक्रीज इन द इन्वेंट्री स्टॉक। अब एक्सेस डिमांड से क्या होता है, एक्सेस डिमांड डू नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट। एक्सेस डिमांड क्या करेगा, लेवल ऑफ आउटपुट को इंपैक्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे क्या देखा था, एक्सेस डिमांड जो है वो लेवल ऑफ आउटपुट को इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो डेफिशिएंट डिमांड है ना, ये लेवल ऑफ आउटपुट को इंपैक्ट करेगा। कैसे, ये इंक्रीज कर देगा इन्वेंट्री स्टॉक को। देखिए मार्केट में फर्म्स ने बहुत सारा माल बना रखा है, स्टॉक बना रखा है, इन्वेंट्री बना रखी है। अब डिमांड क्योंकि कम है तो लोग खरीदेंगे नहीं उस स्टॉक को, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप स्टॉक बढ़ते रह जाएगा, वो तो प्रोड्यूस करेंगे, वो बढ़ते चले जाएगा। तो इफेक्ट ऑन आउटपुट में क्या होगा, इंक्रीज इन द इन्वेंट्री स्टॉक, स्टॉक बढ़ जाएगा। ओके, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट कॉज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या हो जाएगा, मार्केट में, इकोनॉमी में इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। मतलब कि अब देखिए फर्म में, अब क्योंकि लोग जो गुड्स की डिमांड कम कर रहे हैं, फर्म ने पहले से ही फर्म ने इतना सारा स्टॉक बढ़ा दिया है, अब फर्म को और प्रोडक्शन करनी नहीं है, प्रोडक्शन नहीं करेंगे फर्म, तो अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको क्या करेंगे, उन्हें फायर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ओके, तो इससे क्या होगा, मार्केट में आपको इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। ओके, वैसे ही है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में भी क्या होगा, फॉल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड कम है। तो जब भी मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, जो सप्लायर होते हैं वो प्राइस, अपना जो प्राइस लेवल है वो भी कम कर देते हैं। ओके, सप्लायर ही यहाँ पर इफेक्ट करेगा। जैसे हमने पिछले उसमें देखा था कि जब एक्सेस डिमांड हो रहा था तो क्योंकि डिमांड ज्यादा थी प्रोडक्ट्स की, तो सप्लायर ने अपने प्राइस क्या कर दिए होंगे, बढ़ा दिए होंगे, तो इन्फ्लेशन का सिचुएशन आ जाती है उससे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिमांड ही कम है तो प्राइस को भी कम करना पड़ेगा, तो जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो इसी गैप को हमने देखा था डिफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता था, राइज इन प्राइसेस, डिफ्लेशन उसी का उल्टा होता है। डिफ्लेशन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन प्राइसेस।
आई होप आपको ये आज के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, किस तरीके से हम ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड जो हो रही है इकोनॉमी, इसको ठीक कर सकते हैं, उसके मेजर्स को हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करिए। ओके, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।